लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 58 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश कर देते हैं। चलिए देखिए इसको, इस चैप्टर का क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है। जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कंसिडर अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है आपको कितनी, रेडियस हमारे पास आर। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस है आर एंड मास है एम, उस पर मास भी गिवन है, कितना है एम, चार्ज भी है क्यू, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन इट, द रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस इन एन एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड है ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब देखो यहाँ से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट इन द रिंग, रिंग में करंट बताना हमने। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2π/t। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज है हमारे पास, टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड कितना आ गया यहाँ से, टाइम t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा हो गया यहाँ से। अब देखो इसको आगे भी लिख सकते हैं, अगर सोल्व करना पड़े तो ओमेगा क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v/r होता है ओमेगा, तो कितना हो गया v/r, मतलब 2πr/v, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए करंट, ये हमारा ए पार्ट है क्वेश्चन का। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कितना है क्यू, अपॉन में टाइम कितना है 2π/ओमेगा, या ये लिख लो, तो टाइम 2π/ओमेगा, तो क्यू ओमेगा/2π, ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट इन द रिंग, ये आ गया करंट। थोड़ी ब्लर हो गई थी वीडियो। करंट इन द रिंग आ गया। उसके बाद हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, निकालना है बी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू, और म्यू किसके इक्वल होता है, आई इंटू ए, ये होता है। तो म्यू इज इक्वल टू आई ए, लेकिन आई आपके पास है ही, ऊपर है, क्या है क्यू ओमेगा/2π। और एरिया की बात करें किस में है, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग रिंग, एरिया कितना होगा πr², यहाँ से कितना बच गया, पाई से पाई कैंसिल करो, तो क्यू ओमेगा r²/2, 2, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास म्यू आ गया, एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं हमारा आंसर इसमें फाइनली दे कितना रखा है 59 में, क्यू ओमेगा r²/2 इतना ही दे रखा है। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये निकाल लिया। अब इसी का सी पार्ट बोला इसने, फाइंड शो दैट म्यू इज इक्वल टू q/2ml वेयर l इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने शो करना है, सी पार्ट है इसका। सी पार्ट क्या कह रहा है कि म्यू जो है मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू दैट्स विल बी इक्वल टू q/2ml, q/2ml इसके इक्वल है। इस चीज़ को शो करना है हमने, तो हमें म्यू किसके इक्वल शो करना है, q/2ml के। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। रिलेशन हमने क्लास 11th में ही किया है एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से, ये एल ही ले लेते हैं हम सिंपल, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू mr², ओमेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें, ऊपर देखो
ओमेगा आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यहाँ से अगर हम ओमेगा आर स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं। ओमेगा आर स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू एल बाई एम। तो ओमेगा आर स्क्वायर 2/Q, हमारा ये था क्या, हम एल की वैल्यू की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एल की वैल्यू होगी ओमेगा आर स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू एल बाई एम। आ गया हमारे पास। ऊपर देखो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट शो करना था, यहाँ से म्यू किसके इक्वल था, ऊपर वाले में म्यू इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये था। ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एल बाई एम, तो यहाँ से पुट कर दो, क्या हो गया, क्यू एल बाई 2m। यही था हमारा सॉल्यूशन, क्यू एल बाई 2m, यही हमने शो करना था। ये था हमारा क्वेश्चन 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59 हो गया, क्वेश्चन 60 देख लें। क्वेश्चन 60 में क्या है, चलिए सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 60 61 में भी सब 59 भी 60 और 61 तीनों क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, कंसिडर नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ रेडियस दे दी आर, जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। रेडियस है हमारे पास आर, मास है हमारे पास कितना है एम, और चार्ज कितना है क्या, वही सेम चीज़ जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ें गिवन थी हमें, देख सकते हो आप पीछे। क्यू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली द एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दी, किसके इक्वल है एंगुलर स्पीड ओमेगा। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि म्यू जो है वो इक्वल है क्यू बाई 2m/L के, ठीक है। क्यू म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2m/L, ये है, ये शो करना हमने, ठीक है। चलिए करते हैं। किसकी बात की इसने, प्लेट ऑफ रेडियस आर। देखो प्लेट की बात है, वही सेम, ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें लेनी ही नहीं है, वही सेम कंसेप्ट। प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट होगी, ठीक है, सर्कुलर में आई। तो हमें म्यू के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो आप यहाँ से देखो म्यू इज इक्वल टू आई ए होता है, आई इंटू ए। तो हमें सबसे पहले चाहिए करंट। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम यहाँ से निकाल लोगे। ओमेगा किसके इक्वल है, 2π/t, तो टी सिमिलर पिछले क्वेश्चन में निकाला था, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा हो जाएगा यहाँ से। तो आई किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू ओमेगा बाई 2π, ये आ गया करंट, आ गया। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ म्यू पुट कर लो, म्यू इज इक्वल टू आई ए, तो यहाँ से आई आर स्क्वायर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा म्यू। पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। सिमिलर ऊपर वाला कंसेप्ट था। अब देखो एल किसके इक्वल था, आई ओमेगा के, आई किसके, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा किसके इक्वल हो गया, एल बाई एम, वही सिमिलर सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ से एल बाई एम इसमें पुट करो ओमेगा आर स्क्वायर की जगह, तो म्यू किसके इक्वल आ गया, म्यू इज इक्वल टू क्यू एल बाई 2m, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँ आपको आइडिया दे दूँ थोड़ा, आप खुद ट्राई करना इस चीज़ को। देखो सॉलिड स्फीयर बोल रहा है इसने इस बार, क्या बोल रहा है इस बार, सॉलिड स्फीयर। तो स्फीयर में हम वॉल्यूम की बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है, विच हैज़ अ चार्ज क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स वॉल्यूम। The sphere is rotated about a diameter with an angular speed omega. Show that the magnetic moment mu and the angular momentum L of the sphere are related as mu will be equal to Q by 2m into L. चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 61। चलिए आप पे छोड़ता हूँ मैं, चलो 61, ठीक है। अगर ना आए तो पूछ लेना क्वेश्चन 61 में क्या कुछ है, आप खुद से ट्राई करो एक बार। अगर नहीं हो तो फिर मैं बता दूंगा, अगर किसी का ज़्यादा ही डाउट आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। एक हमारा क्वेश्चन 45 रहता है, इसी के साथ लेऊंगा। जब अगर किसी का डाउट आएगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं इसके साथ कवर कर लूँगा, अगर डाउट आता है तो, ठीक है। क्वेश्चन 45 भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता कई बार,
अगर ना आए समझ तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं दोनों को साथ में ले लूँगा इस चैप्टर में। बाकी हम ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं 1 और 2 के, थोड़ा उसके लिए मैं आइडिया दे देता हूँ बस, और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव हमारे। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हमारा क्या कहता है, थोड़ा नॉइस अगर हो तो अवॉइड करना उस चीज़ को। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में देखो, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड में बी, किस साइड होगा वो बताना हमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम। आइडिया दूंगा मैं क्वेश्चन में, अगर ना आए समझ में तो पूछ लेना वहाँ से। अब मान लीजिए पार्टिकल मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, टूवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड में बी, तो फील्ड किस साइड होगा। अगर हम इसमें डिफ्लेक्ट इधर हो रहा है तो मतलब फोर्स है, मूवमेंट इधर था, वेलोसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किस साइड होगा, आप इस चीज को किससे देख सकते हो, ये होगा किधर होगा, डाउनवर्ड। किससे यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऊपर की तरफ है, मूवमेंट है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल प्रोजेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट, चार्ज है इधर, फोर्स इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर फोर्स चार्ज इधर है तो करंट होगा, ठीक है। तो आप FBI फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके FBI आप डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। क्या आएगा, डाउनवर्ड, आंसर आएगा D, मतलब डाउनवर्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल FBI, थंब फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली करंट, तो FBI इसका यूज़ करो। फोर्स ऊपर है और करंट अगर इधर है तो डाउनवर्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगाओ इसी चीज़ से, अगर ना समझ में आए तो प्रॉपर क्वेश्चन को मेंशन करो, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं एग्जैक्टली विद एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं, a charged particle is filled in a horizontal circle on a frictionless table by attaching it to a string fixed at one point। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मतलब वो रोटेट कर रहा है वहीं पे, ठीक है, एट वन पॉइंट। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, किस तरफ होगी टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में क्या होगी, वो विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल रिमेन द सेम, और विल इंक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकती है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। हमें उसकी जो रोटे उसमें करेगा ना वो सर्कल में, उसका वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, इस चीज़ का नहीं पता हमें, तो आंसर होगा D। क्या होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, तो आंसर होगा D, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइट एंड थंब रूल लगाओगे आप, अगर यहाँ पे राइट एंड थंब रूल लगाओगे तो उससे आप पता चल जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अंदर सर्कुलर में वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उससे फील्ड का आपको पता चल जाएगा
कि जो मैग्नेटिक विल स्विच ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, द टेंशन जो होगी इन द फोर्स जो होगा इन द स्ट्रिंग में, वो में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उस चीज़ का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थ्री क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन थ्री क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड with the same velocity perpendicular to a magnetic field। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, या फिर इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर यहां से देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक व्हेन जब प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस पे चार्ज पे डिपेंड करेगी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम और लिथियम किस पे चार्ज है, लिथियम डबल पॉजिटिव है, तो किस पे चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा उसका मैक्सिमम फोर्स ज़्यादा होगा, तो डी, आंसर इज डी। तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोटोन चार्ज या मास, ठीक है, चार्ज पे, मेन है चार्ज पे, तो आंसर होगा इसका डी, आंसर इसका भी डी है, लिथियम पॉजिटिव आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थ्री के बाद क्वेश्चन फोर। देखो है सिंपल, थोड़ा हो सकता है आपको चीज़ें मिस कर जाओ, इसलिए आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम हो इसका, लेकिन है बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। कोशिश ये रखो ऑब्जेक्टिव में आप उसको रिप्रेजेंट कर लो, कैसे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, मतलब अगर आपको वहाँ का रिलेशन कुछ पता है तो रिलेशन को लिख लो, फिर रिलेशन से उसको को रिलेट करो स्टेटमेंट को क्या कह रही है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल विल डिक्रीज द स्मॉलेस्ट सर्कल, will describe the smallest circle when the project with the same velocity perpendicular to a magnetic field। किसका होगा सबसे स्मॉलेस्ट, सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है, r इज इक्वल टू, अगर रेडियस सब है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें, रेडियस पे डिपेंड करती है। क्या रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल, वो जिसकी रेडियस कम होगी, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है। इसमें चार्ज सब पे सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मास पे डिपेंड करेगी, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास देखो किसका कम है, सबसे मास है इलेक्ट्रॉन का कम, अगर मास इलेक्ट्रॉन का कम है इसके अंदर, तो क्या होगा, जिसका कम होगा उसकी रेडियस स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, डिस्क्राइब वो स्मॉलेस्ट सर्कल डिस्क्राइब करेगी, तो आंसर हो गया इसका ए, आंसर हो गया ए। देखो रिलेशन से ही पता चलेगा, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो रिलेशन को देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, किसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है व्हेन जब प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो परपेंडिकुलर, देखो सबसे पहले हमें एक फ्रीक्वेंसी बतानी है, सबसे पहले हमें पता है साइक्लोट्रॉन में हमने निकाला था टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आता है, टी इज इक्वल टू 2πm/क्यू भी आया था, ये रिलेशन आया था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें बतानी है विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसके लिए मिनी फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू इज इक्वल टू 1/t पे डिपेंड करेगी, मतलब जिसके लिए टाइम ज़्यादा होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी, और टाइम किसके लिए ज़्यादा होगा, किसके लिए, लिथियम के लिए। क्यों, लिथियम के लिए मास ज़्यादा है। अब देखो इस चीज़ को देखिए, चार्ज तो सब पे सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अब सीधी सी बात है टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करेगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, अगर मास जिसका सबसे ज़्यादा टाइम उसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ऐसे ही है, तो आंसर आ गया इसका डी, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव है उसका मास सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया
क्वेश्चन 6 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन 6। देखो इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर कहीं से भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए ना, तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक वही क्वेश्चन मेंशन करो, ताकि सिर्फ उसी का सॉल्यूशन सेंड कर पाऊँ अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन। नहीं तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये कोशिश रहती है मैं आपको आइडिया दूँ, सिर्फ आइडिया, कि आप थोड़ा खुद का माइंड लगाओ, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो लगभग कर लेते हैं कवर अप। एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो आप पे छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन वगैरह, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है फिर भी रह जाती है, अगर ऑब्जेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक क्वेश्चन में, कहीं से कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन से आउटपुट ये चीज़ कैसे आ रही है, तो आप उस क्वेश्चन को मेंशन करो, ताकि मैं उस चीज़ को या आपके उस डाउट को सोल्व कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया दे रखा है। अब आपको दे दिया 6 क्वेश्चन में एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कह रही है करंट भी दे दिया, आई दे दिया कितना 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी दे दिया कितना 0.1 एम्पियर, नहीं टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, द टॉर्क ऑन द लूप ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क कितना होगा, टाउ किसके इक्वल होता है, टाउ इज इक्वल टू NIA/B, ये होता है। अगर यहाँ से हम देखें क्या बोला है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप वैन जब एक सर्कुलर लूप प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वो जीरो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एज जो है फॉर इच द फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे इन पेयर्स में, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप में सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। तो आंसर हो गया इसका ए, इसका आंसर आएगा ए, आएगा ए आना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अगर सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क सब जगह सेम होगा, लेकिन अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण टॉर्क जीरो हो गया, या फोर्स टॉर्क जो भी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, कौन सा, 7, क्वेश्चन 7 देखते हैं, ऊपर ही ले लेते हैं, जगह काफ़ी है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव में कोशिश रखता हूँ मैं कि बस थोड़ा आइडिया दे दूँ आपको, आप कुछ खुद से ट्राई कर लो। अ बीम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम स्पीड goes through a thin region in which there is a magnetic field perpendicular to the beam, the proton and the electron. तो क्या आएगा, इसके लिए आएगा विल बी डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल हैंस एंड हैंस सेपरेट। क्यों? देखो अब इस चीज़ को दोबारा देखो, एक बीम है, ठीक है, वो कंसिस्ट कर रही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, जो मूव कर रहे हैं एट द सेम स्पीड, गोज थ्रू अ थिन रीजन इन विच देर इज ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बीम, बीम के परपेंडिकुलर है। द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन जो क्या हो गए, विल बी डेविएटेड, डेविएशन आएगा डिफरेंट एंगल पे, मास भी डिफरेंट है, उनके पास मास डिफरेंट है, हमने ऊपर ही देखा था, तो उनकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड किसी चीज़ के लिए वो अलग अलग होगा, कम ज़्यादा होगा अलग अलग पार्टिकल के लिए, तो उनका वो मास पे डिपेंड करता है, दोनों का मास डिफरेंट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जो पिछले ही लास्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था, इससे लास्ट सेकंड, ठीक है, उसमें देखा था। तो क्या होगा, विल बी डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल एंड हैंस सेपरेट, इस प्रकार सेपरेट होंगे वे, ठीक है, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट मेक एन एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या सा पाथ होगा, जो पाथ होगा मेरे हिसाब से हेलिकल होगा पाथ, विद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पिच होगी। ऐसा क्यों होता है, देखो इस चीज़ को समझते हैं हम, इसका आंसर तो हो गया सी, आंसर हो गया सी। कैसे हुआ उस चीज़ को मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, लिखा आप अपने हिसाब से लिख लेना उस चीज़ को। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है,
किसी भी पार्टिकल पे वो काम करता है, ठीक है। किसके कारण? वेलोसिटी के, मतलब मैग्नेटिक फोर्स है उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स वो क्या करेगा, उसको सर्कल में ट्राई करेगा मूव करवाने की, तो क्या करेगा, पार्टिकल को रोटेट करेगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। देखो एक तो पैरेलल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है ना, तो इसके कारण क्या आता है, हेलिकल पाथ आता है, ठीक है। कांस्टेंट, जिसके पास कांस्टेंट पिच होगी, तो इसके कारण क्या होगा, जो नो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, तो इसके कारण हम कह सकते हैं इस चीज़ को, जो होगा यूनिफॉर्म होगा, हेलिकल होगा विद यूनिफॉर्म पिच। क्यों होगा, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड अ पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। देखो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और परपेंडिकुलर, इसके कारण क्या आएगा, हेलिकल पाथ आएगा, ठीक है। हेलिकल पाथ आएगा लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म पिच आएगी, ठीक है, यूनिफॉर्म पिच। तो ये होगा आंसर सी। और इसी के बाद अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड अ पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ गया। ये जो था, चार्ज पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट मेक एन एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, इसके लिए ये होगा, ठीक है। लेकिन जब क्या हो, इसका कंडीशन अपोजिट हो, क्वेश्चन का देख लो यार, स्टेटमेंट लिख देता हूँ थोड़ा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया अभी इसने, क्वेश्चन 8-9। तो यहाँ से अगर एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी, तो यहाँ से अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, उसको सर्कुलेट करेगा, सर्कल में रोटेट करेगा, है, तो उसकी स्पीड को तो चेंज नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, एसिलेट करेगा पार्टिकल को, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, जिसके कारण रिजल्टेंट पाथ जो होगा ना, वो हेलिकल होगा विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, ठीक। डी इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्ट करेगा इसको एसिलेट करवाने में, तो आंसर हो गया इसका डी। वहाँ सिर्फ बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड भी उसको सर्कुलेट करेगा, ठीक है। हेलिकल पाथ होगा, पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ प्रेजेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रेजेंट, दैट विल एक्सेलरेट इट, देन विल चेंज इन, ठीक है। तो इसलिए हेलिकल विद नॉन यूनिफॉर्म पिच होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई एंटर एंड लीव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे है, क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट देख लिए कि हमें बताना द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव ऑन द व्हेन जब इट पास थ्रू द सेंटर हैज अ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फोर्स का, तो आंसर होगा 0, डी। कैसे होगा, अब देखो ऐसे कह रहा है कि दो पार्ट ऐसे एंटर कर रहा है इसके अंदर, एक ये पाथ से वेलोसिटी है v, एक ये पाथ से, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें और राइट हैंड थंब लगाए, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और यहाँ पे लगाएं तो आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की अगर बात करेंगे हम, तो क्या होगा, फोर्स जो होगा एक्टिंग अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों, आप देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो ये राइट हैंड थंब रूल है, यहाँ लगाएंगे, करंट किधर है, इधर, तो यहाँ क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया। अगर नीचे की तरफ देखें, नीचे क्या हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, इसको ये ऐसे हो गया और यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, फोर्स जो आएगा अपोजिट इन मैग्नीट्यूड आएगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट आएगा 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि हाँ इस चीज़ के लिए हमें और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एग्जैक्ट में आंसर आ कैसे रहा है, तो आप कमेंट में अपना डाउट बता देना, ठीक है, देख लेंगे फिर उस क्वेश्चन को। और अगर किसी चीज़ को ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकली बताएं किसी चीज़ को, किसी क्वेश्चन को, थोड़ा उसको भी ट्राई कर लेंगे, अगर उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2। अगर आप खुद कर लो तो अच्छी बात है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ट्राई खुद करना इस चीज़ को। इफ अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए बता देते हैं। एक चार्ज एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, रेस्ट में है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो जीरो होगा, जिसके हम कह नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि वी इज इक्वल टू जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कह नहीं सकते जीरो इक्वल है या नहीं है, ठीक है, इक्वल और नॉट जीरो, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है जीरो के, नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस करे नो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हम क्या बचता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ये कंडीशन हो। और इस बारे में तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड में और में नॉट भी जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तब नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया ए और डी, आंसर आ गया ए और डी आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड इसी का, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इफ अ चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक्सपीरियंस कर रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो इसके लिए क्या होगा, तो ये ई जीरो नहीं होना चाहिए, ये ई जीरो नहीं होना चाहिए। और इस बारे में आप क्या कहोगे, इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो या ना हो, ठीक है। तो आंसर आ गया ए और डी, इसके लिए भी सेम रिलेशन से क्या आ गया, ए एंड डी। ये होगा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट इन अ ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट, कोई भी चीज डिफ्लेक्ट हो रही है, क्या कारण होता है डिफ्लेक्शन के लिए, मेन रोल डिफ्लेक्शन के लिए किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड मेन रोल प्ले करता है। लेकिन डिफ्लेक्शन होता है, एसिलेट भी करवाता है, चेंज इन एसिलेशन मतलब, तो एसिलेशन का रोल करता है, किसके कारण होगा, जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होता है, किसके कारण, कंबाइन इफेक्ट होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का, ठीक है, उसके कारण डिफ्लेक्ट होता है। तो हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, आंसर क्या कह सकते हैं हम, बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो और बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका सी और डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। मैं मोटा मोटा ही बताता हूँ ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, थोड़ा अगर ना समझ में आए कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक तो उसको बता देना, देख लेंगे उसको। और बाकी अगर यहाँ नहीं पूछना चाहता तो कोई अपना क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में आप पूछ सकते हो, आपका कोई फ्री लेक्चर हो उसमें स्पेसिफिक आगे मेरे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर पॉसिबल। कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ना हो वेलोसिटी में, तो क्या हो सकता है। देखो एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी, ठीक है। अगर हम कह दें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दें और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो कर दें, तो उस पर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा,
कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा पार्टिकल पे, इसका मतलब तो कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, तो इसके क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आंसर में लिखते हैं हम ए। आगे देखते हैं अगर कुछ होता है तो, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे, नहीं तो यही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है E इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हुई, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो के नहीं है तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इसका, तो जी साइन एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो फोर्स कितना होगा, जीरो। फोर्स जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, तो ये बी आंसर भी हो गया। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एसिलेट करेगा पार्टिकल को, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और डी है ई नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन बी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं है, अगर दोनों जीरो के इक्वल नहीं है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो फोर्स होगा किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो काउंटर बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो जो फोर्स, टोटल फोर्स जो एक्ट करेगा पार्टिकल पे वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो वो सेम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा, तो आंसर हो गया डी। तो ए बी डी। मैंने थोड़ा आपको मोटा मोटा ऊपर से बताया चीज़ें को, मतलब चीज़ बता दी, आप इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग वर्ड में लिख सकते हो, कैसे लिखना है, ठीक है। वो रिलेशन से देखो, दोबारा देख लो एक बार। ऑप्शन क्या था, ई इज इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अगर दोनों ही जीरो हैं तो फोर्स कोई एक्ट नहीं करेगा, तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी से करता रहेगा, ये था पहला। तो दूसरा ऑप्शन क्या था, ई इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। ई जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो के इक्वल नहीं है, बी अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का के लिए क्या लिखते हैं हम, साइन लिखते हैं। तो पैरेलल है तो साइन थीटा, थीटा कितना होगा, जीरो। साइन जीरो जीरो, तो फोर्स कितना होगा, जीरो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन भी वही स्टेटमेंट बोल रहा है फिर से, ई नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दोनों जीरो के इक्वल नहीं है तो ये जो फील्ड है, मतलब जो फोर्स लग रहा है दोनों की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो काउंटर बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, जिसके कारण जब नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करके, तो नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसे थी कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ है, ए चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ द पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑप्शन हो सकता है ई इक्वल टू जीरो। एक मिनट, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा था, एक चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा बी। कैसे होगा वो उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। बी में क्या है, ई इक्वल टू जीरो होगा लेकिन बी नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ चेंज करता है किसको, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को, लेकिन डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा इन अ सर्कल जब बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन सिक्स देखो, अब फाइव तक हो गए, क्वेश्चन सिक्स कर लेते हैं फटाफट, टाइम भी थोड़ा ही रह गया। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज पॉसिबल दैट, कब पॉसिबल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रख रहा हो, अनडिफ्लेक्ट हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो तो स्टेट में होगा। क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्ट
डिफ्लेक्ट ना हो, अनडिफ्लेक्ट हो इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक, इट इज पॉसिबल देन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा वेलोसिटी के, तब, या फिर ई इज नॉट पैरेलल टू बी, तब ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जब ई एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो क्या करेंगे उस चीज़ को, उसके कारण काउंटर बैलेंस होगा यार, काउंटर बैलेंस होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो जीरो होगा, तो मतलब वही सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, जो स्टेटमेंट पीछे थी वही। और लेकिन ऑप्शन ए जो है मैंने बताया इसका सिक्स का, ए और बी होंगे आंसर। बी की तो एक्सप्लेनेशन होगी, काउंटर बैलेंस करेंगे, और ए में क्या करेगा, द पार्टिकल जो है ना क्या करेगा, ई पैरेलल होगा बी के और वी के पैरेलल होगा ई, तो क्या होगा, जो पार्टिकल है वो मे एक्सेलरेट होगा बट ऑलवेज कंटिन्यू टू ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट पाथ विदाउट डिफ्लेक्टिंग, मतलब विदाउट अनडिफ्लेक्ट, अनडिफ्लेक्ट टू ट्रेवल इन द सेम स्ट्रेट पाथ और गो अनडिफ्लेक्ट, अनडिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अनडिफ्लेक्ट की बात हो रही थी। ठीक है, वो काउंटर बैलेंस क्या होगा, सर्कल में जब रू मूव करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो ई इज नॉट पैरेलल टू बी और ई पैरेलल बी होगा वी, तो ये एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, कंटिन्यू ट्रैवल करेंगे सेम स्टेट पाथ और को अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, देख लेना एक बार क्वेश्चन 6 को। ठीक है, 7th को देखो, गोज अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल, कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा, नहीं परपेंडिकुलर होगा बी के, और वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, तो मतलब बी और वी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे तब, तो आंसर हो गया क्वेश्चन 7 का ए बी। देख लेना ये 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th देखता हूँ मैं, 8th और 10th देख लेना। 9th देखो, 9th में क्या कह रहा है कि उसकी जो है रिवर्स द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन रिवर्स कब करनी है, यू वांट टू अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट टाइम सो दैट द इलेक्ट्रॉन में रिवर्स इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन रिवर्स कब को हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब वो उस चीज़ के पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, वेलोसिटी के तब नहीं हो सकती, लेकिन उसके अपोजिट कोई भी डायरेक्शन लोगे ना तो हो जाएगी, तो ये एक्स डायरेक्शन में तो वो वाई जेड होगा, तो आंसर होगा ए बी। ठीक है, ये होंगे हमारे इसके आंसर। क्वेश्चन 8th रह गया, 10th रह गया, देख लेना इन चीज़ों को, अगर कोई डाउट आए इनमें, कोई प्रॉब्लम आए। क्वेश्चन 8 तो कुछ भी नहीं है, आपको रिलेट करना है, आर किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/क्यू चार्ज के होगा। अब इस स्टेटमेंट को मैच कर लेना, किससे कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 8 है, चेक कर लेना अगर स्टेटमेंट को। ठीक है, ये थे हमारे को ऑब्जेक्टिव 1 और 2। यहाँ हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जिसमें डाउट आ रहा है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन है जो हमारा रहता है लेकिन अभी मैं उसको नहीं ले सकता, नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन तो होगा नहीं। अगर कोई डाउट आते हैं चैप्टर में तो उस डाउट के साथ मैं उस क्वेश्चन को ले लूँगा, ताकि कंप्लीट लेक्चर भी हो जाए और डाउट भी क्लियर हो जाए। वो क्वेश्चन जो 1-2 रहते हैं, एक ही रहता है मेन तो क्वेश्चन 45। ठीक है, उसको ले लेंगे नेक्स्ट में, जब भी कोई डाउट आएगा। अगर क्लास में पूछना चाहो तो क्लास में बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।